हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। आज प्रोग्राम को थोड़ा हल्का रखते हैं क्योंकि मैं भी थक गया हूँ यार, हर बार हर चीज़ पे गुस्सा होने के लिए। और नाम प्रोग्राम का है भारत एक मौज, तो थोड़ी मौज लेते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया, सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक बहुत डार्क और डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। और रियली में मतलब फील भी हो रहा है। अब इतनी गर्मी यूरोप में भी पड़ रही है कि लोग परेशान हो चुके हैं। हिंदुस्तानियों को तो आदत पड़ी हुई है खैर। लेकिन इन सारी तकलीफों के बीच में ना मुझे एक बंदा बहुत पसंद है जो ना लाइफ में थोड़ा सा लाफ्टर लेके आता रहता है। उसकी वजह से ना हंसी का सा माहौल रहता है। एवरी सिंगल डे दिस वन गाय गिव्स यू एटलीस्ट वन रीजन टू लाफ आउट लाउड, जिसको LOL मोमेंट कहते हैं। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। हाँ, आप ठीक समझ गए। हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको एक और अवार्ड मिल गया है भैया। सेशंस गए थे वो अवार्ड लेने के लिए और वहां से उन्हें एक अवार्ड दे दिया गया। उस अवार्ड का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, शायद उनको खुद नहीं पता। जिन्होंने लिया उन्हें नहीं पता, जिन्होंने दिया उन्होंने नहीं पता। और बाद में पता चला वो AI से बनाया हुआ अवार्ड था जिसमें कंट्री की स्पेलिंग गलत है, रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है। उसको लेके मोदी जी दांत फाड़ते हुए वो अवार्ड लेके इंडिया में आए। मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है दोस्तों, जब मैं 12th में था यूक्रेन में, तब जो है सोवियत यूनियन ब्रेक नहीं हुआ था। यूक्रेन में, यूक्रेनी कैपिटल है हुआ करती थी रीगा। उनका एक इंस्टीट्यूशन था, रीगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बंदे इंडिया में आते थे और स्टूडेंट्स को ना लेटर दे देते थे कि आपका रीगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया है और आ जाओ आप हमारे यहाँ इंजीनियरिंग करो। और मैं भी उसमें से एक था जो मेरे को लेटर मिल गया था कि आपका रीगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया, आप चलो। मुझे भी मालूम है कि ये फर्जीवाड़ा है, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उस इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। और जो दे रहा है उसको भी पता है वो फर्जीवाड़ा कर रहा है। लेकिन मेरे हाथ में वो चिट्ठी थी जिसको दिखा दिखा के मैं दुनिया भर में घूमता था कि देखो मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया, देखो मुझे वहाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। ठीक यही हालत हमारे प्रिय मोदी जी की भी। अब हम उनको क्या करें जब हमने खुद ने ये काम करे हुए हैं। लेकिन फर्क इतना है, मैं प्रधानमंत्री नहीं बना, ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। खैर, ये अवार्ड भी मोदी जी को मुबारक हो। उनकी घर में अलमारी कम पड़ गई होगी क्योंकि दुनिया में 180 कंट्री हैं, सारे तो अभी ये गए नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों, मोदी जी को अवार्ड जो मिलता है वो ऐसी जगहों से मिलता है जहां पे आप शायद कभी जाओ भी ना कभी इनको अमेरिका अवार्ड देता, ना कभी इनको इंग्लैंड अवार्ड देता, ना कभी ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड। मतलब कोई बड़ा नामी गिरामी जो कंट्री है, जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमी है, वेल डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, वो इनको कोई अवार्ड नहीं देता। ये बेचारे छोटे मोटे को बुली करके बोल देते हैं मैं आऊंगा अवार्ड लेके रखना, और ये इनको अवार्ड दे देते हैं, अवार्ड लेके आ जाते हैं। मोदी जी, सलाम है आपको। आप दुनिया भर से ये अवार्ड इकट्ठे कीजिए, और कुछ नहीं तो जब इकोनॉमी बिल्कुल डूब जाएगी तो इन अवार्ड को ही बेच के कुछ काम चला लेना यार। मजे में कोई कमी नहीं छोड़ता है, सब हमें दे रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हिंदुस्तान में माहौल ये बन गया है कि स्टुपिडिटी इज बीइंग रिवॉर्डेड। तो आप जितने ज्यादा अपने आप को बेवकूफ साबित करोगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड करा जाएगा। और ऐसा माहौल बन गया है कि स्टुपिडिटी हैज बिकम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री। एवरीबडी इज ट्राइंग टू रन ओवर ईच अदर कि नहीं मैं तेरे से ज्यादा बेवकूफ हूं, नहीं मैं तेरे से ज्यादा बेवकूफ हूं, कौन पहले वाली बेवकूफी की लाइन क्रॉस करेगा। सब में ना एक होड़ लगी हुई है जिसमें अब लेटेस्ट रेसर आए हैं सुनील शेट्टी जी। उन्होंने नविका कुमार को, जिसको भी नया नया शौक चढ़ा है, वो रात को वो भी माइक पे सिंगल कप लेके बैठ के हर चीज पे ज्ञान फेंकने लग जाती है और अपनी बेइज्जती कराती है फिर ट्विटर विटर पे। बहरहाल, शी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सुनील शेट्टी वो भी अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि KL राहुल का ससुर बन गया है। वो उसको इंटरव्यू में बोल रहा है कि मेरी 15 महीने की पोती, या पोती बोला था शायद, पोती है वो। आप यकीन नहीं करेंगी नविका जी कि मेरी 15 महीने की पोती मोदी जी की फोटो को लड्डू खिलाती है। बाप रे दोस्तों, आजकल देख रहा है आपने वो लड्डू गोपाल वाले वीडियो नहीं घूम रहे होते जिसमें अच्छे खासे लोग लड्डू गोपाल को भी स्कूल लेके जा रहे हैं, कभी उनको मैथ्स में भी नंबर मिल रहे हैं, उनको साइंस में भी नंबर, लड्डू गोपाल फर्स्ट आए हैं, कभी उनको जुकाम हो गया है तो उनको डॉक्टर के पास ले गए, अब लड्डू गोपाल सो गए हैं। उसमें और इसमें क्या फर्क है भाई? आप कह रहे हो आपकी पोती मोदी जी को, आपने देखी है कोई 15 महीने का कोई टॉडलर है वो ऐसी हरकत कर सकता है? कहीं देखा है आपने किसी को? ह्यूमन बीइंग का बच्चा तो 3 साल तक तो यार उसको खुद संभालना पड़ता है। अब आप अपने बच्चे को, 15 साल के बच्चे को कौन सी भक्ति का टॉनिक पिला रहे हो कि उसमें इतनी जल्दी बेवकूफ़ी के एलिमेंट्स आ गए? भाई
सीरियसली भगवान बचाए इस बच्ची को, इसका फ्यूचर तो अंधकार में है। अगर 15 महीने की उम्र से ही इसने अंधभक्ति शुरू कर दी है तो, और लड्डू भी किसको खिला रही है? जो सेशंस में अवार्ड लेके आए हैं। भाई जैसे मैंने आपको रीगा के इंस्टीट्यूट की कहानी सुनाई ना, मुझे किसी ने उस टाइम जब मैं 12वीं में था तब बोला तेरे को शोभा नहीं देता ये सब जो तू कर रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री भी नहीं हूं, लेकिन हमारे तो प्रधानमंत्री ही करने लग रहे हैं। अब आते हैं जो फोर्थ पिलर ऑफ द मौज, फोर्थ पिलर ऑफ स्टुपिडिटी, मीडिया। और उसमें कुछ बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं जो सुपरस्टार्स ऑफ स्टूपिड मीडिया हैं हमारे। उसमें 3-4 नहीं, अब तो 10-12 नाम हो चुके हैं, स्टारकास्ट बढ़ती जा रहे हैं। मल्टी स्टार का वो राजकुमार कोहली पहले फिल्में बनाता था ना जिसमें 12-12 सुपरस्टार होते थे, वैसे ही हमारा मीडिया हो गया है। और वो ऊल जलूल फिल्में होती थी, ऐसी हमारा ऊल जलूल मीडिया। इसमें एक है रूबिका लियाकत जी, उनका ये वीडियो देखिए। यूरोप में 35-40 डिग्री के इन देशों को तंदूर में तब्दील क्यों होना पड़ गया है? सूरज की जो किरणें हैं ना इन इलाकों में, उसका असर बहुत अलग है, इसलिए गर्मियों में वहाँ दिन लंबे होते हैं। सूरज की किरणें तिरछी और ज्यादा समय तक पड़ती। भारत में सूरज जो है वो सीधा सिर के ऊपर चमकता है, जबकि यूरोप में सूरज की दिशा और समय अलग होने की वजह से गर्मी का एहसास भी अलग होता है। ये मीडिया का काम है, ये जो कर रही है यहाँ पे, ये मीडिया का काम है कि आके जनता को समझाए कि सूरज की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं, तिरछी कहाँ पड़ती हैं, कहाँ के देश को गर्मी झेलने की आदत है, कहाँ के देश को गर्मी झेलने की आदत नहीं है। और वहाँ पे घर बताए आपको ऐसे बने होते हैं और ऐसा नहीं है आप कहीं पे भी एसी लगा ले। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या छठी के बच्चों की टीचर है क्या समझ के रखा हुआ है, इसलिए कि पूरी जनता मतलब अभी मोंटेसरी स्कूल में पढ़ती है कि उनको तो ये समझाना पड़ रहा है। और लेकिन दोस्तों शी इज अ बैड टीचर। आपने ध्यान दिया वीडियो के अंदर बार बार इंसुलेशन को इंसुलिन बोले जा रही है। और ये इंसुलिन जैसा मतलब एक फोम जैसा लगाते हैं, ये इंसुलिन गर्मी को अंदर ही रोक लेती है। एक बार हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया, मुझसे भी हो जाता है कई बार इस वीडियो में, लेकिन जितनी बार भी उसने इंसुलेशन बोलना था उसने इंसुलिन बोला। कहां मिलेगी इतनी मौज यार। अब दोस्तों आते हैं जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ, जो हमारी कंट्री का सबसे मेन मुद्दा है, राम मंदिर। और राम मंदिर में चोरी हो गई। कोई चंपत नाम का आदमी सब कुछ लेके चंपत हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों ये हुआ, कितना माल गया? कोई करोड़ों की मतलब कई 100 करोड़ का माल है जो चोर लेके चला गया। और जो ये हिंदुत्व मॉब के बुद्धिजीवी जो है ना, वो कह रहे हैं, एक कह रहा था कि भाई हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं ने चुराया, आपको क्या? हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? इससे बढ़िया लॉजिक मैंने चोरी का देखा नहीं है। ठीक है, ये लॉजिक तो मतलब हमें अपनी जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे कानून के विद्यार्थी हैं, जो आगे चल के लॉयर और जज वगैरह बनेंगे, उनको पढ़ाना चाहिए कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने चुराया। तो एटलीस्ट उसने मान तो लिया कि हिंदुओं ने चुराया। ठीक है, अगर वो राम मंदिर के मतलब प्रभु के चरणों में से भी चोरी करके ले गए, तुम यार देखो हमको लूट रहे थे प्रभु के नाम पे, हम मजे से लूट गए। प्रभु को किसके नाम पे लूट के ले गए, इसका भी तो जवाब दे दो। अच्छा, जवाब तो आप लोग देते नहीं हो ना। मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों के बीच में एक गंभीर मामला भी हुआ, और वो सभी को मालूम है। वो पुणे में वो जो एक 20 साल की लड़की ने अपने मंगेतर को धक्का दे दिया अपने प्रेमी के साथ मिलके। अभी ये अलेज करा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ जब तक कोर्ट ना कन्विक्ट कर दे तब तक हम सब बराबर ही हैं। ठीक है, फिर खैर बहरहाल कहानी को ऐसे बना के चलते हैं जैसे सुना जा रहा है, जैसे रिपोर्ट हो रही है कि एक लड़की ने अपने मंगेतर को धक्का दे दिया क्योंकि वो किसी और से प्रेम करती थी, और उस पूरे कांड में उसका प्रेमी भी शामिल था। अब इसके बारे में ना इतनी चर्चा, इतनी डिस्कशन मीडिया में और सोशल मीडिया पे खास तौर पे हो रही है, जो मुझे ना बकवास लगती है। बहुत सारे मर्दों ने आके ये बकवास करनी शुरू कर दी कि मर्द खतरे में, जो अपने आप में ही एक हास्यास्पद स्टेटमेंट है। मर्द खतरे में मर्दों से ही है, ठीक है। The fact is, the idea of modernity is that every single crime should not go unpunished. लेकिन मेरा मानना यह है कि जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इसको तो जेंडर करके देखा जा रहा है ना, मर्द कुछ कह रहे हैं, औरतें कुछ कह रहे हैं, दोनों ही ना मुद्दे को मिस कर रहे हैं। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो लाके रख रहे हो, लेकिन इसका असली कारण तो कुछ और ही है। हर कोई क्राइम
अगर आप उसको इमीडिएटली उसके ऊपर एक ओपिनियन देके विदाउट उसकी सोशियोलॉजिकल स्टडी करे आगे बढ़ोगे तो एज अ सोसाइटी यू विल नॉट बिकम वाइजर, यू विल ब्रीड मोर क्रिमिनल्स। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो जो मर्डर हुआ है वो कैलकुलेटेड, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड हार्टेड मर्डर था। इट्स अ क्राइम एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज वन। बट आई एम सेइंग समथिंग एल्स। और ये बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको डिसरिगार्ड, क्राइम को डिसरिगार्ड कर दूं। इट्स अ क्राइम। एक लॉ है, एक संविधान है, उसके तहत एक मनुष्य की, एक इंसान की हत्या हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश में ये हालत क्या है कि लोग ये सब करने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों मेरा मानना ये है कि इसकी प्रॉब्लम जो है ना हमारी सोसाइटी के बेसिक डीएनए में ही है। हमारी सोसाइटी वर्क करती है कंट्रोल पे। हमारे को बचपन से ही कंट्रोल में जीने की आदत है और अपने माँ बाप को हमें सिखाया जाता है। फिल्में, बागबान टाइप फिल्में बन के ये दिखाती हैं कि बस माँ बाप की रेस्पेक्ट ही जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है। एक बेसिक सी बात मैं कहता हूँ, रेस्पेक्ट जो है ना इट हैज़ टू बी अर्न्ड। किसी इंसान ने अगर रेस्पेक्ट अर्न नहीं करी है तो मैं क्यों उसकी रेस्पेक्ट करूं। किसी का बाप अगर हत्या करके घर पे आता है और फिर डिमांड करता है अपनी औलाद से कि मेरी रेस्पेक्ट करो, तो डज ही डिजर्व दैट रेस्पेक्ट? एक औलाद को यह हक होना चाहिए कि वो खड़ा होकर बोले अपने बाप को कि मैं रेस्पेक्ट नहीं करूंगा, आप हत्यारे हो। लेकिन हमारी फैमिलीज में ये नहीं है। हमारी फैमिलीज में एट एनी कॉस्ट you have to respect your parents, your elders. You cannot ask any questions. You cannot defy them. उनके आदेश की पालन करने को सेलिब्रेट करा जाता है। उस पर सिनेमा बना हुआ है। ये सूरज बढ़ जाते हैं वगैरह, ये जौहर्स एंड चोपड़ास एंड ये सब इन्हीं चीज़ों को फिल्में बनाते हैं। इनको कहते हैं फैमिली वैल्यूज। एंड फैमिली वैल्यूज आर द बिगेस्ट थिंग। उनसे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो किड्स दे ग्रो अप विद दिस आइडिया कि कुछ भी हो जाए माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। अब ये बहुत सारे लोगों को सिया को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई इसने अफेयर भी तो चलाया, क्या उसमें माँ बाप की परमिशन ली? इसने ये भी तो किया, बियर भी तो भी क्या इसने माँ बाप की परमिशन ली? भाई कितने सारे लड़के भी ऐसा करते हैं कि अफेयर चलाते हैं, उसके बाद लास्ट में लड़की को कह देते हैं कि भाई मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे। अगेन मैं आई एम नॉट सेइंग कि सिया ने ठीक किया या उस लड़के ने गलत किया या इसने ठीक किया। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि दिस इज हाउ वी ब्रिंग अप आवर किड्स, कि अल्टीमेटली पेरेंट्स विल डिसाइड। और बच्चों को डीएनए में भर दिया जाता है कि माँ बाप के खिलाफ जाना तो सबसे बड़ा अपराध है, और इसलिए वो नहीं जाते हैं। कितने बच्चे गर्भ से आके प्रोग्राम आया करता ना MTV रोडीज करके, उसमें कितने सारे लोग आके यंगस्टर से आते थे उसमें रोडीज में ऑडिशन में। ऑब्वियसली कितने सारे वो आके कहते थे कि फॉर मी द बिगेस्ट थिंग इज द हैप्पीनेस ऑफ माई मदर और माई फादर और माई पेरेंट्स। आई कैन इवन किल फॉर माई पेरेंट्स हैप्पीनेस। व्हाट इज द स्टेटमेंट? और इस बात को कह के अगर कोई रिश्तेदार बैठे झुंड बैठा हो, कोई बच्चा ये बात बोल देना तो सब बोले कितना लायक बेटा है यार, कितनी लायक बेटी है यार, ऐसे बन के दिखाओ, ऐसे बन के दिखाओ। देयर लाइज द प्रॉब्लम, बिकॉज वी डोंट अलाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच, द फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, द चॉइस। वी डोंट अलाउ आवर किड्स टू डिफाई, वी डोंट अलाउ आवर किड्स टू आस्क क्वेश्चंस। कोई भी हमारे यहाँ का बच्चा किसी बड़े बुजुर्ग से सवाल पूछ लेता है, तुरंत बोल देते हैं कि तो शर्म नहीं, तमीज नहीं बात करने की, फूफा जी से कैसे बात करते हैं, चाचा जी से कैसे बात करते हैं। यही बच्चे लोग जब बड़े हो जाते हैं तो इनको अथॉरिटी में जीना रहना आ जाता है। इनको ये पता लगता है कि अथॉरिटी को क्वेश्चन करना गलत है, पाप है। यही लोग जब बड़े हो जाते हैं तो अथॉरिटेरियन स्टेट को बनी बनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल जाती है। और यही लोग होते हैं जो हर उस प्रोटेस्ट करने वालों को ये बोलते हैं कि तुम गलत हो। प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हो तुम सरकार के खिलाफ? तुम सरकार से सवाल कैसे पूछ सकते हो? तुम एंटी नेशनल हो, तुम देश की नाक कटवा रहे हो। जैसे इनको बचपन में बोला गया, इन्होंने सवाल पूछा कि तुम घर की नाक कटवा रहे हो। That is the problem. An authoritarian family gives birth to an authoritarian state. जो authoritarian family के बच्चे हैं, they will become the constituency of the authoritarian state. This is the problem. अगर हमारे बच्चों में जो हमारी फैमिली वैल्यूज अगर हमने वो चेंज नहीं करी तो इस तरह के क्राइम मैं बोल रहा हूं आपको ये और भी होंगे। एंड प्लीज ये ना समझें कि ये कोई जेंडर रिलेटेड क्राइम है। हो सकता है हो, ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना इसका पेट्रियार्की से कोई लेना देना नहीं है, इसका अथॉरिटेरियनिज्म से लेना देना। और जो कुछ भी हो, इट्स अ क्राइम, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ क्राइम। और जिनके घर से वो बच्चा गया है उनका दुख भी हमें समझना चाहिए। लेकिन जो लड़की के पेरेंट्स
हैं वो भी कम दोषी नहीं है, जैसे कि हमारी सबकी फैमिलीज में हमारे साथ कहा जाता था। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जब बाहर जाके आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, प्रोटेस्ट के लिए जब चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो आप अपनी फैमिली में भी वो करना सीखें, क्योंकि फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ स्टेट। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बाहर जाके चिल्ला रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी लेके रहेंगे, आज़ादी, कुछ भी कर लो आज़ादी, और घर में अपने पेट्रियार्कल बाप के सामने गिग्गी बन जाती है और भरा के कहते हैं माय फादर इज द बेस्ट फादर। पहले तो बेस्ट सुपरलेटिव है ना, कितने बाप हैं भाई तुम्हारे, एक ही बाप है, वही बेस्ट मान लिया तुमने, और बाहर तुम्हें आज़ादी चाहिए लेकिन घर में आके घिग्गी बन जाती है। देयर लाइज द प्रॉब्लम। प्लीज स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, स्टार्ट आस्किंग इन योर फैमिली, एंड जिनके बच्चे हैं कि आप अपने बच्चों को एनकरेज करना शुरू कर दीजिए कि हमसे बात करो, खुल के बात करो, सवाल पूछो, अगर हम गलत हैं तो हमें बताओ। तो दोस्तों इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए सवाल पूछने के लिए, ताकि वो अच्छे नागरिक बन सकें और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। भारत एक मौज।